सीएल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स में जेई मेंस पीवाईक्यू और टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इलेक्ट्रिक फोर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स पर पार्ट 1 आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम पार्ट 2 के क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इन्हें सॉल्व करने के बाद आपका कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसका डेफिनेटली अश्योर कर सकता हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या गिवन है। गिवन है कि अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सिमेट्रिक सरफेस चार्ज डेंसिटी एट अ डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम द ओरिजिन, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इनिशियली एट रेस्ट एंड starts expanding because of mutual repulsion। ओके, मतलब क्या गिवन है, एक स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी गिवन है, ठीक है, और उस पर क्योंकि लाइक चार्ज है तो वो चार्जेज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और उसकी वजह से सरफेस चार्ज क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। एक्सपेंशन जब होगा तो उसका रेडियस बार लगातार चेंज होगा। ओके, और रेडियस के साथ साथ कुछ वेलोसिटी गेन होगी पार्टिकल इस डिस्ट्रीब्यूशन को, और हमें वो वेलोसिटी और रेडियस का रिलेशन अपने को इन ग्राफ्स में जो हमें ऑप्शंस में दे रखे हैं वो सेलेक्ट करने हैं। तो देखिए हम इसको डायग्राम में फर्स्ट रीड्रॉ करते हैं और उसके बाद हम इसको एनालिसिस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें एक सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है जिसका इनिशियल रेडियस मान लो क्या है, आर नॉट, ठीक है, और इनिशियली एट रेस्ट पर है। रेस्ट पर है तो फिर यहां पर इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। ओके, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब ये एक्सपेंड करेगा, मान लो कि इस पर चार्ज Q है तो पूरे सरफेस पर Q चार्ज है और लाइक चार्जेज है तो फिर रिपेल करेंगे और उसकी वजह से ये एक्सपेंड होने लगेगा। और किसी इंस्टेंट पर मान लो कि इसका जो रेडियस है, किसी इंस्टेंट पर इसका रेडियस है, मान लेते हैं कैपिटल R, और इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी है v। ओके, तो हमें v और r के बीच ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एनर्जी कंजर्वेशन, यहां पर एक कंसेप्ट जो हम यूज कर सकते हैं वो यहां पर अप्लाई करना होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इनिशियल और किसी इंस्टेंट पर हम एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे, मतलब कि टोटल एनर्जी initially equals to total energy at any instant where radius is capital R and velocity of the expansion is v। ओके, तो हम देखेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, क्योंकि रेस्ट पर है तो काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगा, प्लस यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, स्फेरिकल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी होता है k चार्ज स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r 2 रेडियस। ओके, तो यहां पर आएगा k कैपिटल Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनिशियल रेडियस है R नोट तो 2R नोट लिखेंगे। ओके, और इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी किसी इंस्टेंट पर, तो मान लो कि वेलोसिटी v है और इसका मास, एक्सपेंशन का मास, जो ये सरफेस है जिस पर चार्ज मतलब एक्सपेंड कर रहा है वहां पर मास है मान लो m, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mv स्क्वायर। ओके, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट दिस इंस्टेंट, तो यहां पर रेडियस हो गया था कैपिटल R, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R। इसको मैं ट्रांसपोज करता हूं तो यहां पर आएगा क्या, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/R नोट माइनस 1/R इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां से हमारे पास v स्क्वायर का इक्वेशन मिलेगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाइड विद 1/R नोट माइनस 1/R। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। v और r का रिलेशन तो हमें मिल गया, लेकिन यदि हमें v और r के बीच ग्राफ प्लॉट करना है तो यहाँ स्लोप भी हमें निकालना पड़ेगा। तो यदि मैं स्लोप निकालना चाहता हूं v और r के बीच ग्राफ का, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं यदि इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो देखिए v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2v dv/dr
इक्वल्स टू के क्यू, ये कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड है तो एज इट इज रहेगा। और देखिए -1/r को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/r का डिफरेंशिएशन होगा -1/r², और एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बनेगा 1/R²। यहां से आपको dv/dr क्या मिल जाएगा, देखिएगा मैं इस कंप्लीट को, एक डायग्राम को और ये सबको मैं रिमूव कर लेता हूं यहां से, रिक्वायर्ड थिंग्स ही मैं छोड़ता हूं यहां पर, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर अपने को dv/dr क्या मिल जाएगा, देखिएगा dv/dr इक्वल्स टू के कैपिटल Q² डिवाइडेड बाय mr²। 2 भी मल्टीप्लाइड होगा, ये 2v को भी मैं इधर भेज रहा हूं तो 2mr²v। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए। अब इन इक्वेशंस को हमें यूज करके और यहां पर बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करके और हमें यहां पर ग्राफ बनाना है। बाउंड्री कंडीशन के बजाय हमें कहें कि कुछ केसेस कंडीशंस अप्लाई करके और हमें ग्राफ बनाना है। तो देखिए यहां पर दो कंडीशंस पर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक तो कंडीशन है जबकि r इक्वल टू r0 और एक कंडीशन है जबकि r टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो जब हम r इक्वल टू r0 लिखते हैं, r इक्वल टू r0 लिखते हैं तो देखो 1/r, r के प्लेस पर r0 रखेंगे तो 1/r0 माइनस 1/r0 और ये 0 हो जाएगा। तो r इक्वल टू r0 पर वेलोसिटी कितना है, 0 है। ओके, वेलोसिटी 0 है और dv/dr क्या होगा, देखिए dv/dr, क्योंकि dv/dr के इक्वेशन में v नीचे है और v यहाँ पे 0 है तो dv/dr हो जाएगा 1/0 यानी कि इनफाइनाइट। ओके, अब हम देखते हैं कि r यदि इंफिनिटी, यदि हम लिखें r इंफिनिटी हो यदि, तो फिर क्या होगा, तो r यदि इंफिनिटी है ना तो 1/0 और यहां पर v² मिलेगा तुमको, kq² डिवाइडेड बाय mr0। ओके, और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट उधर चला जाएगा, बाकी इतना सफिशिएंट है। dv/dr क्या होगा यहाँ पर, dv/dr, क्योंकि r टेंड्स टू इंफिनिटी, r यहां पर इंफिनिटी लिखेंगे तो 1/0 0 हो जाएगा तो dv/dr यानी कि स्लोप 0 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे एनालिसिस करना है कि कौन सा ग्राफ बेस्ट सूटेड है। उससे पहले क्यों ना हम खुद ही बना लें। तो देखो इस एक्सिस पर हम वेलोसिटी को रखते हैं और इस एक्सिस पर हम रेडियस को रखते हैं। जब r इक्वल टू r0 है तो वेलोसिटी 0 है, r इक्वल टू r0 पर वेलोसिटी 0 है। और जब r टेंड्स टू इनफाइनाइट तो वेलोसिटी का कुछ वैल्यू आ गया और dv/dr स्लोप क्या है, 0। देखो r इक्वल टू r0 पर स्लोप कितना है, स्लोप है इंफिनिटी। तो ये ग्राफ जो ना कुछ इस प्रकार का चलेगा, r इक्वल टू r0 पर स्लोप रहेगा, r इक्वल टू r0 पर स्लोप होगा टेंड्स टू इंफिनिटी। 1 सेकेंड, देखिए इस तरह से मतलब इंफिनिटी की तरफ स्लोप रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मतलब काफी हद तक स्ट्रेट इस तरह से ग्राफ बनेगा। ओके, और r इक्वल टू इंफिनिटी पर देखते हैं ना तो स्लोप क्या हो गया, 0। तो 0 यदि स्लोप हो गया तो ये ग्राफ इस तरह से चलेगा, इस टाइप से, ऐसा, ठीक है। और यहां पर जब r इक्वल टू इंफिनिटी है तो वेलोसिटी मैक्सिमम वैल्यू गेन कर रही है और वो है √kq²/mr0। तो अब अपने को देखना है कौन सा ग्राफ बेस्ट सूटेड है। तो देखिए ये वाला ग्राफ तो हमारे ग्राफ से मैच नहीं कर रहे, ऑप्शन 342 मैच नहीं कर रहे, ऑप्शन 1 करेक्ट है यहाँ पर। ओके, आई होप आपने ये समझा होगा, ठीक है। चलिए 1 मिनट, चलिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले मैं क्लियर कर देता हूं क्या कहता है इस क्वेश्चन में। बोल रहे हैं कि शॉन इन द ग्राफ, हमें एक डायग्राम गिवन है, आप देख सकते हैं, और उसमें 2 पॉइंट चार्जेस +q एंड -q इनसाइड द कैविटी ऑफ ए स्फेरिकल सेल प्लेस्ड है। मतलब ये जो सेल है ना, तो इस सेल के अंदर यहां पर 2 चार्जेस प्लेस्ड है, +q -q। क्लियर है।
द चार्जेज आर केप्ट नियर द सरफेस ऑफ द कैविटी ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सेल। मतलब कि ये जो चार्जेज है ना वो सेंटर पर प्लेस नहीं है, सेंटर से तो ऑफसेट है। ऑफसेट होना मतलब सेंटर से साइड में है मतलब, ओके। और इनर वॉल के एक तरफ तो प्लस चार्ज है और एक तरफ माइनस चार्ज है, ओके। If sigma 1 is the surface charge on the inner surface and q1 is net charge on it and sigma 2 is the surface charge on the outer surface and q2 is net charge on it, then मतलब कि हमें बोल रहा है कि ये मान लो हमारा स्फेरिकल सेल है, ठीक है, और इसके दो सरफेस है, एक इनर है और एक आउटर सरफेस है। इनर सरफेस है और आउटर सरफेस है, क्लियर है क्या। और ये पॉइंट मान लो इनका सेंटर, डायग्राम स्केल में नहीं है तो आप उस डायग्राम पर नहीं बल्कि कंसेप्ट पर फोकस रखेंगे। देखिए ये यहाँ पर सेंटर है, सेंटर से ऑफसेट यानी कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज प्लेस है और इधर माइनस क्यू चार्ज प्लेस, मतलब सेंटर से साइड में प्लेस्ड है, इनर वॉल के निकट, इनर वॉल के पास, ओके। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर इन चार्जेज की वजह से चार्ज इंड्यूस होगा, और चार्ज इंड्यूस होगा तो मान लो इन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि यदि इनर वॉल पर डेंसिटी तो सिग्मा 1 है और चार्ज मान ले q1 है, ठीक है। ऐसे आउटर सरफेस पर यदि डेंसिटी जो है सिग्मा 2 है और चार्ज मान लो q2 है, तो सिग्मा 2 q2 सिग्मा 1 q1 का क्या बेस्ट रिजल्ट रहेगा वो हमें बताना है। तो देखिए हम इसको एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर इनर सरफेस के पास में, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक चार्ज इंड्यूस होगा ऑपोजिट चार्ज, और यहाँ पर इधर इनर वॉल पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। प्लस वाले चार्ज के पास कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, क्लियर है। और इस माइनस वाले चार्ज के भी पास ऑपोजिट चार्ज यानी कि प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। क्योंकि इंड्यूसिंग नेट चार्ज 0 है तो इनर सरफेस पर जो चार्जेज आए हैं वो भी इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। तो यहाँ पर Q1 यदि नेट चार्ज है इनर सरफेस पर, तो इंड्यूस चार्ज नेगेटिव जितना है उतना ही पॉजिटिव है, तो फिर यहाँ पर Q1 जो है नेट चार्ज ऑन इनर सरफेस वो 0 हो जाएगा, तो Q1 इज 0। लेकिन क्योंकि यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए यहाँ पर जितना यहाँ पर नेगेटिव अलग तरफ है पॉजिटिव अलग तरफ है ना, तो यहाँ पर डेंसिटी कैंसिल नहीं होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कैंसिल नहीं होगी, तो सिग्मा 1 जो ना यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म है इसलिए नॉन जीरो रहेगा। यदि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता तो ये भी कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आया है, इंड्यूस्ड चार्ज। अच्छा, अब हमें देखना आउटर सरफेस पर, इनर सरफेस पर यदि नॉन यूनिफॉर्म भी है ना तो भी आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्म चार्ज आएगा, और यूनिफॉर्म चार्ज आएगा तो देखो इंड्यूसिंग, अब यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पर आउटर सरफेस पर जब इंड्यूस चार्ज देखेंगे तो आउटर सरफेस पर इंड्यूस चार्ज क्या होगा, जहां पर प्लस होगा ना यूनिफॉर्मली वहीं पर माइनस चार्ज भी इंड्यूस हो जाएगा, और हर जगह पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा, हर जगह पर नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेट चार्ज 0 हो जाएगा, तो Q2 इक्वल टू 0। लेकिन अच्छा अब देखो हर पॉइंट पर जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो हर पॉइंट पर नेट चार्ज 0 आ गया, तो इसका मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, तो यहाँ पर सिग्मा 2 भी क्या रहेगा, 0। तो सिग्मा 1 नॉन जीरो, Q1 0, सिग्मा 2 0, Q2 0, ये हमारा बेस्ट, ये हमारा रिजल्ट है जो हमने एनालिसिस से पाया है। अब अपने को ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन ए देखो, सिग्मा 1 इज नॉन जीरो, ठीक है, Q1 इज नॉन जीरो, गलत, सिग्मा 1 इज नॉन जीरो, Q1 इज 0, ओके, सिग्मा 2 इज नॉन जीरो, गलत, सी ऑप्शन, सिग्मा 1 इज नॉन जीरो, Q1 इज 0, सिग्मा 2 इज 0, Q2 इज 0, करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट है। आई थिंक आप लोगों ने इसे समझा होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, देखिएगा क्या गिवन है, टू चार्जेज ईच इक्वल्स टू Q आर केप्ट एट x इक्वल्स टू -a and x equals to a on the x-axis. A particle of mass m and charge q naught equals to q by 2 is placed at the origin. If charge q naught is given a small displacement y along the y-axis where y is very small than a, the net force acting on the particle is proportional to. मतलब कि हमें क्या गिवन है, यहाँ पर दो चार्जेज x एक्सिस पर प्लेस्ड है और y एक्सिस पर
एक चार्ज को वाई डायरेक्शन में थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया, तो वाई एक्सिस पर जो चार्ज है उस पर हमें नेट फोर्स पता लगाना है। एक सेकेंड होल्ड करिए। ओके, ठीक है, देखिएगा तो हमें डायग्राम बना लेना चाहिए पहले। ये मान लो कि क्यू चार्ज है, एक्स एक्सिस पर दो क्यू चार्जेज है। मैं इनको पॉइंट में नाम दे देता हूं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो। तो देखिए ए और बी पर क्यू क्यू चार्जेज है और एक का पोजीशन माइनस ए है, एक का पोजीशन प्लस ए है। ओके, तो इसका ये मतलब है कि मिड पॉइंट जो ना वो यहां पर ओरिजिन है, मिड पॉइंट ओरिजिन है, और एक का डिस्टेंस ए और एक का माइनस ए है यदि ओरिजिन से, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में टोटल सेपरेशन कितना है, 2a का है। ठीक है, यहाँ पे AO क्या होगा, a, और OB भी क्या होगा, a। ओके, अब बोल रहे हैं कि y एक्सिस के अलोंग हमने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो y एक्सिस के अलोंग मान लो कि आपने डिस्प्लेसमेंट दिया इसको y एक्सिस के अलोंग y डिस्प्लेसमेंट दिया। ठीक है, अब हमें देखना है कि यहां पर मान लो चार्ज Q नोट प्लेस्ड है, यहां पर Q नोट चार्ज प्लेस्ड है। इस पॉइंट को मैं P नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को P नाम दे लेते हैं हम लोग। ये जो पॉइंट है ये P है। ठीक है जी, अब देखना है अपने को क्या कि यहां पर फोर्सेज क्या होंगे Q नोट पर। तो देखिए ये वाला जो चार्ज है ना, A पॉइंट वाला चार्ज, वो फोर्स लगाएगा Q नोट पर, और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। तो ये देखिए इस पर ये फोर्स लगाएगा, मान लो मैं इसको FA लिख लेता हूं, क्लियर। ऐसे ही FB चार्ज भी फोर्स लगाएगा, तो यहां पर मतलब B पॉइंट पर जो चार्ज है वो भी फोर्स लगाएगा, और वो कितना फोर्स लगाएगा, वो फोर्स लगाएगा FB वेक्टर, इस तरह से, क्लियर है। अब देखिएगा यहां पर ब्लैक इंक की ज्यादा बेटर रहेगी, क्लियर दिखेगा। ये लाइन आई होप सो आपको दिख रही है, लेकिन मैंने बोला ना A से Q नोट की तरफ FA वेक्टर और B से Q नोट की तरफ FB वेक्टर। यदि यहां पर एंगल थीटा है, यहां पर भी एंगल थीटा है, तो देखिएगा कि ये एंगल्स भी थीटा होंगे, और यहां पर नेट पता लगाने के लिए हम रिजॉल्व कर लेंगे। इधर आएगा FB कोस थीटा, और यहां पर वर्टिकल में आएगा FB साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली FA का इधर कंपोनेंट आएगा FA कोस थीटा, और वर्टिकल में इधर कंपोनेंट आएगा FA का, ये भी मैं अलग पेन से लिखूंगा ताकि क्लियर दिखे। ये आएगा आपके पास FA साइन थीटा, क्लियर है। अब आप देखिएगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है ना, FA कोस थीटा और FB कोस थीटा, ये मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे और डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगे, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कैसे, देखो कोस थीटा तो सेम ही है। FA FB देख लेते हैं, तो देखो FA क्या है, Q और Q नोट के बीच फोर्स, मेरे पेन के साथ चलना, Q और Q नोट के बीच फोर्स FA है। ओके, और FB क्या है, Q और Q नोट के बीच फोर्स। ठीक है ना, मतलब चार्जेस का पेयर सेम है, और ये जो डिस्टेंस है AP और ये डिस्टेंस BP, ये भी सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस सेम है, इसलिए यहाँ पर ये जो हाइपोटेन्यूस है वो भी सेम है। तो मतलब क्या कि कूलम्ब्स लॉ में यदि चार्जेस का पेयर भी सेम हो, डिस्टेंस भी सेम हो, तो फोर्स भी सेम ही होगा, यानी कि FA FB बराबर है FA इक्वल्स टू FB। ओके, और कितना है ये भी लिख लेते हैं। तो A ने Q नोट पर फोर्स लगाया मान लो, तो K कूलम्ब्स लॉ से Q नोट डिवाइडेड बाय, और ये डिस्टेंस जो है ना ये हाइपोटेन्यूस होगा, और ये देखो बेस है A और परपेंडिकुलर है Y, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस हो जाएगा A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर का रूट, और यहाँ स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाएगा, तो Q नोट अपॉन A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, ये हमारे पास फोर्स रहेगा। आई होप आपने ये समझा होगा। अब आप देखेंगे कि FA FB बराबर है, तो FB कोस थीटा FA कोस थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो अब यहां पर बस केवल यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट बचे हैं FA साइन थीटा और FB साइन थीटा, तो यहां पर नेट फोर्स उनके सम के बराबर हो जाएगा। तो यहां नेट फोर्स क्या होगा, वो होगा, क्योंकि FA और FB बराबर है तो मैं इसको लिख लेता हूं 2FA साइन थीटा, 2FA साइन थीटा, क्लियर है। तो अब देखिएगा 2FA का वैल्यू Q नोट डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। ओके, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो यहां पर साइन थीटा
परपेंडिकुलर y और हाइपोटेन्यूस ये AP लाइन होगी, तो यहाँ पर आएगा y डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब आप देखिए इसको फर्दर हम लिख सकते हैं 2k क्यू नॉट डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाइड विद y। अब देखो हमें इस कंडीशन में ये बताना है कि f y के साथ किस तरह से रिलेटेड है। Q नॉट का वैल्यू Q/2 है लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं, हमारा काम इसी से हो जाएगा। देखिए y a से बहुत छोटा है, यदि y a से बहुत छोटा है तो y स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। y स्क्वायर को नेग्लेक्ट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिएगा मैं इधर वाले टर्म्स को, ये डायग्राम और ये सबको मैं एक बार रिमूव कर लेता हूं ताकि स्पेस डेवलप बन जाए मेरे पास। देखिएगा यहां पर देखिए तो एफ नेट क्या आएगा आपके पास, ये आएगा 2k क्यू नॉट डिवाइडेड बाय, अब देखो वाई स्क्वायर तो हट गया, ए स्क्वायर पर 3/2 है, 2 से 2 कटेगा तो ये आएगा a क्यूब। ओके, मल्टीप्लाइड विद y, तो यहां से क्या दिख रहा है, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप आपने ये क्वेश्चन समझा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको एक बार तो एडजस्ट कर लेते हैं और जो पिछले क्वेश्चन का आंसर था उसे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है जी, अब देखिए क्या गिवन है, 2 आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय 2 massless strings of length L are initially at a distance d apart because of their mutual repulsion। मतलब कि क्या गिवन है, देखो यहां तक का मैं एक बार इसको एनालिसिस करता हूं। हमें 2 मासेज गिवन है, ठीक है, और उन पर चार्ज भी है QM, चार्ज इक्वल है और मास भी इक्वल है। अभी इनके बीच रिपल्सन है तो ये एक दूसरे से डी सेपरेशन पर है। क्लियर है, म्यूचुअल रिपल्सन की वजह से डी सेपरेशन पर इक्विलिब्रियम में है। अब क्या बोलता है, द चार्ज बिगिंस टू लीक, मतलब चार्ज लीक होने लगा इनमें से, इनका चार्ज क्या होने लगा, लीक होने लगा। चार्ज लीक होने की वजह से चार्ज डिक्रीज हुआ होगा और उसकी वजह से रिपल्सन जो है वो क्या हो गया होगा, कम। ठीक है, चार्ज लीक हुआ तो रिपल्सन क्या हुआ, कम, और रिपल्सन कम हुआ तो वो पास आने लगे। ठीक है, पास आएंगे, ये एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, तो मूव करते टाइम क्यों कोई ना कोई वेलोसिटी तो गेन करेंगे ही। ठीक है, और हर इंस्टेंट पर जो सेपरेशन है वो भी चेंज होता रहेगा। तो इसका हमें यहां पे करना क्या है, हमें किसी इंस्टेंट पर, हमें करना क्या है, हमें किसी इंस्टेंट पर, मान लो ये कंडीशन है, मान लो किसी इंस्टेंट पर सेपरेशन x है। ओके, किसी इंस्टेंट पर सेपरेशन x है और यहां पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एक दूसरे को अप्रोच करने का जो वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी v है मान लो, और इसका भी v है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v है, तो हमें v और x को आपस में रिलेट करके बताना है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। v और x को जब हम रिलेट कर देंगे तो एक ही v लिख देता हूं। ठीक है जी, अब देखिए हमें करना किस तरह से है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहां पर FBD बनाना है, किसी भी एक स्फीयर पर सारे फोर्सेस दिखाने हैं, और फिर हम यहां पर उनका इक्विलिब्रियम से, और फिर हम इक्वेशन पाएंगे और उस इक्वेशन से हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए मैं इस पर फोर्सेस दिखाता हूं, ये एंगल मान लो क्या है, थीटा है, तो देखिए mg वेट डाउनवर्ड। ओके, ऐसे ही यहां पर रिपल्सन फोर्स के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ओके, टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर, तो यहां पर ये जो कंपोनेंट है ये थीटा होगा, इधर आएगा टी कॉस थीटा, और इधर आएगा इस तरफ टी साइन थीटा। तो मैंने सारे फोर्सेस दिखा दिए। आई होप ये चीजें तो आपको आती होंगी। स्ट्रिंग का लेंथ जो है ना वो L है, और ये वाली जो लाइन है ना ये x को बराबर हिस्सों में कट कर रही है। ठीक है, तो यानी इधर x/2 है। अब हमें किस तरह से आगे सॉल्व करना है, तो देखो जो बैलेंस कर रहे हैं ना, बैलेंस इक्वेशन हमें लिखनी है। तो आप पाएंगे कि t cos थीटा
टी कोस थीटा इक्वल्स टू एम जी, वेयर एज टी साइन थीटा इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं डिवाइड कर लेता हूं इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को, तो यहां पर टेन थीटा आ जाएगा हमारे पास। टेन थीटा बनेगा क्या, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एम जी। क्लियर है। अब देखो टेन थीटा क्या होगा, देखो टेन थीटा ये एंगल थीटा है, तो टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, और जब थीटा स्मॉल है ना, थीटा स्मॉल हो तो हम टेन थीटा और साइन थीटा को बराबर कर सकते हैं, और ऐसे कंडीशन में यहां पर टेन थीटा क्या आएगा, x/2 और इंटू एल। थीटा स्मॉल है तब ये लिखना है। ठीक है, टेन थीटा साइन थीटा के बराबर हो जाता है, तो x/2l के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर एम जी। क्लियर है। मैं एक बार स्पेस बना लेता हूं लिखने के लिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कंप्लीट ही कट कर देते। देखिए ये हमारे पास इक्वेशन आ गया था। अब इस इक्वेशन से हमें क्या करना है, तो देखिएगा x³ इक्वल्स टू 2kl क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी। तो यहां से दिखता है ये जो टर्म्स है जो मैं ब्रैकेट में लिखा ये कांस्टेंट है। ठीक है, और x³ यहां पे पता चला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्यू स्क्वायर के। यदि मैं इधर q का स्क्वायर हटाता हूं तो यहां पर आ जाएगा x3/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन यदि मैं यहां पर हटाता हूं तो मुझे एक कांस्टेंट लेना होगा। मैं कोई भी कांस्टेंट वैसे यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं। वैसे ये कंप्लीट टर्म्स है ना, यही एक कांस्टेंट है। इस कंप्लीट की जगह मैं एक कांस्टेंट लिख रहा हूं x3/2 और इक्वल्स टू CQ, ऐसा लिख लिया मैंने। ओके, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर चार्ज जो ना, देखो आगे क्या बोल रहा था वो तो हमने पढ़ा ही नहीं। ये जो क्वेश्चन है ना ये मैंने पहले पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। आपको भी कंप्लीट करना चाहिए, फिर आप भी इसी तरह से खुद कर पाएंगे। देखिए द चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर एट ए कांस्टेंट रेट, मतलब कांस्टेंट रेट से चार्ज लीक कर रहा है, तो क्यू का रेट निकालना पड़ेगा। तो क्यू का रेट निकालना पड़ेगा तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो यदि मैं x3/2 को डिफ्रेंशिएट करता हूं तो ये बनेगा 3/2 और x⁻1/2 और इंटू dx/dt इक्वल्स टू c dq/dt। अब देखो क्या गिवन है, देखो dx/dt को मैं v लिख सकता हूं, तो यहां से मुझे क्या मिल गया, v x⁻1/2 इक्वल्स टू, अब देखो dq/dt भी एक कांस्टेंट है और 3/2 c dq/dt सब कांस्टेंट है, तो ये v इंटू x⁻1/2 ये दोनों इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मान लो c डैश। तो जब दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है ना, तो इसका मतलब है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x⁻1/2, या तो इस तरह लिखो या फिर इस तरह लिखो, v प्रोपोर्शनल टू x⁻⁻1/2, और यही हमारा ऑप्शन है जो हमें चाहिए है। ऑप्शन ए देख सकते हैं, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x⁻1/2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर कर लेते हैं, आप रिपीट भी देख सकते हैं वापस जाके। नेक्स्ट देखिएगा डियर, 15th क्वेश्चन देखिएगा क्या गिवन है। 1 सेकेंड, सॉरी। Two identical charged spheres are suspended by strings of equal length. The string makes an angle of 30 degree with each other. When suspended in a liquid of density 0.8 gram per centimeter cube, the angle remains same if the density of the material of the sphere is 1.6 gram per centimeter cube. The dielectric constant of the liquid, मतलब जो अभी हमने किया वो जो टू स्फेरिकल कंडक्टर वाला जो केस हमने लिया था, तो वही केस है, लेकिन उसके लिए मीडियम चेंज करा। एक बार तो क्या, एक बार तो एयर रखा, फिर बाद में दूसरा मीडियम लिक्विड में। एक सेकंड होल्ड करिए प्लीज, 1 सेकंड, 1 सेकंड होल्ड करिए प्लीज।
ओके, अब देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, एक बार तो एयर में प्लेस्ड है, तो देखिए एयर में प्लेस्ड है ना, तो हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल्स टू, अब भी हमने निकाला था, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एम जी। ओके, और बाद में यही जो सिस्टम है इसको हमने किस में प्लेस कर दिया, एक लिक्विड में जिसका डेंसिटी हमें गिवन है, तो थीटा लेकिन सेम है, तो अगेन हम थीटा टेन थीटा लिखेंगे। लेकिन देखो, इससे पहले मैं एयर के प्रेजेंस में ही लिख देता हूं, केस कंडीशन फर्स्ट में ही टेन थीटा के की जगह लिखेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन, देखो के तो है ना, क्यू स्क्वायर भी यूं का यूं है, के की जगह लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर एम जी। ठीक है, टेन थीटा ये है हमारे पास क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर एम जी। अब बोल रहा है कि लिक्विड में डिप कर दिया, लिक्विड में डिप करने से क्या होगा, लिक्विड में डिप करने के बाद क्या हो जाएगा कि दो चीजें चेंज हो जाएंगी, क्या क्या, एक तो एप्सिलॉन आर मतलब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो यहां पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, थीटा सेम है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया एक तो, और एक जी भी चेंज हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर एम और जी इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द सॉलिड ऑफ द बॉडी। क्लियर, तो अब क्योंकि टेन थीटा के बराबर दोनों इक्वेशन 1 और 2, तो देखो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर एम जी से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर एम जी कट गया, तो उधर ओके, देखिए देखिएगा आगे फर्दर, तो देखिए 1 अप इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन आर 1 माइनस रो एल अपॉन रो एस। तो देखिए इसको मैं एक बार स्पेस बना लेता हूं, बीच में जो डिस्टरबेंस आया टेक्निकल इश्यू की वजह से उसके लिए सॉरी, ये बार बार ही प्रॉब्लम कर रहा है आज। ओके, तो थोड़ा सा कोऑपरेट चाहिए बस, 1/एप्सिलॉन आर इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड 0.8 डिवाइडेड बाय 1.6, इसे कट करेंगे 1/2 आएगा, ठीक है, और 1 माइनस 1/2 तो ये आएगा 1/2 और 2 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 2/एप्सिलॉन आर, तो यहाँ से एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा, देखिए क्या गिवन है, गिवन है अ चार्ज कैपिटल Q is placed at each of the opposite corner of a square. A charge Q is placed at each of the other two corners. If the net electric force on Q is 0, then find capital Q divided by small q. तो देखिए हमें एक स्क्वायर गिवन है, ठीक है, और इसके ऑपोजिट कॉर्नर्स पर कैपिटल Q चार्ज प्लेस्ड है
और अदर ऑपोजिट कॉर्नर्स पर स्मॉल क्यू चार्ज प्लेस्ड है। ओके, और बोल रहा है कि यदि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन कैपिटल क्यू जीरो, कोई से भी एक कैपिटल क्यू पर नेट फोर्स यदि जीरो है तो यहाँ पर क्यू अपॉन स्मॉल क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो मुझे क्या दिखाना है, किसी भी एक पर नेट फोर्स दिखाना है। मैं यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4। तो यानी कि चार्जेस 1 2 4 की वजह से 3 पर मैं फोर्स निकाल लेता हूँ और गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे 0 के बराबर पुट करूंगा, वहां से एक इक्वेशन मिलेगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये कैपिटल क्यू इस पर रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेगा इधर, तो मैं इसको लिख लेता हूँ F1 वेक्टर। क्लियर। ऐसे ये वाला स्मॉल क्यू फोर्स लगाएगा इधर लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस के अलोंग, तो F4 वेक्टर लिख लेता हूँ। ऐसे ही ये 2 पॉइंट पर जो चार्ज है ये भी फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा, तो ये F2 वेक्टर। क्लियर है। F2 और F4 का जो नेट है वो यहाँ पर आएगा डायगोनली, तो ये मैं F डैश वेक्टर लिख लेता हूँ। क्लियर है ना। ओके, अब देखिएगा यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हमें देखो एक तो F डैश चाहिए और एक F1 चाहिए। F डैश के लिए F2 F4 का वैल्यू चाहिए होगा, तो पहले मैं F1 बता देता हूं। देखिए F1 क्या होगा, F1 होगा कैपिटल Q ने इस कैपिटल Q पर जो फोर्स लगाया वो, यदि इस स्क्वायर का साइड L है तो फिर यहाँ ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना, ये डायगोनल जो है ना, ये क्या होगा L√2 होगा, L√2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस कैपिटल Q, तो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय L√2 डिस्टेंस स्क्वायर, तो यहाँ पर 2L स्क्वायर आ जाएगा। F1 F2 F4, क्योंकि चार्जेस का पेयर सेम है तो यहाँ पर चार्जेस का पेयर सेम है तो फोर्सेज भी सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो KQ कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर, F2 F4 इक्वल है। F डैश क्या होगा, F डैश होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है तो F2 स्क्वायर प्लस F4 स्क्वायर, और क्योंकि ये इक्वल है तो F डैश आ जाएगा √2 ऑफ एनी फोर्स मल्टीप्लाइड विद एनी फोर्स F2 या फिर F4, √2 इंटू F2। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा √2, F2 का वैल्यू क्या है K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर। F डैश भी आ गया और F1 भी हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों को फोर्स F1 को और F डैश को, क्योंकि वो एक डायरेक्शन में है, सम करना है और गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे 0 के इक्वल पुट करना है। तो देखिए तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स होगा K कैपिटल Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L स्क्वायर, K कैपिटल Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L स्क्वायर प्लस √2 K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो देखिए K से K कैपिटल Q L स्क्वायर ये सब रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या Q/2 इक्वल्स टू -√2 स्मॉल q। ठीक है, और स्मॉल देखो कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q क्या आएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2√2 -2√2, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। आप देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हम 1 मिनट से भी कम टाइम में इसको निपटा देंगे। देखिए इफ GE and GM are the acceleration due to gravity on the surface of the earth and moon, and if Millikan oil drop experiment could be performed on the two surfaces, one will find the ratio of electronic charge on the moon to electronic charge on the earth to be। मतलब क्या कि अर्थ और मून पर चार्जेज मेजर करे गए, ठीक है, और अर्थ और मून पर इलेक्ट्रॉनिक चार्जेज का रेशियो हमसे पूछा है। तो याद रखना कि चार्ज जो है ना इनवेरिएंट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, और ग्रेविटी से भी इनवेरिएंट रहता है, इसलिए चार्ज ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए यहां पर इनका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज चाहे तो मून पर चाहे तो अर्थ पर देखा जाए बराबर ही होगा, और इक्वल चीजें हैं तो उनका रेशियो 1 आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्योंकि चार्ज ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। क्या गिवन है वो देखिएगा। गिवन है 4 charges equal to -q are placed at the 4 corners of a square and a charge small q is at its center. If the system is in equilibrium, the value of small q is। मतलब क्या कि 4
किसी स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पर माइनस क्यू चार्ज प्लेस्ड है, माइनस क्यू चार्ज प्लेस्ड है, माइनस क्यू चार्ज प्लेस्ड है, ठीक है, और उसके सेंटर पर, इसके सेंटर पर भी एक चार्ज प्लेस्ड है स्मॉल क्यू, ओके, और सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो फिर क्यू का वैल्यू हमसे पूछा है। सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है? सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि हर एक पॉइंट पर नेट फोर्स जीरो होना। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले पॉइंट पर मैं पॉइंट्स को नेमिंग कर लेता हूं 1 2 3 4 और इसको मैं ओ पॉइंट नाम दे लेता हूं। तो पॉइंट 3 पर जो चार्ज है ना, उस पर जो चार्ज है उस पर जो फोर्स लग रहा है ना उसको मैं जीरो करूंगा, नेट फोर्स निकालूंगा उसको जीरो करूंगा। तो देखो ये 2 की वजह से फोर्स लगेगा डाउनवर्ड्स, 4 वाले की वजह से फोर्स लगेगा राइटवर्ड्स, और ये डायगोनल वाले की वजह से फोर्स लगेगा डायगोनल के अलोंग। इसे मैं F1 वेक्टर लिख लेता हूं, ये हो जाएगा F4 वेक्टर, 4 की वजह से इसलिए F2 वेक्टर, ओके। अब ये स्मॉल क्यू भी फोर्स अप्लाई करेगा तो वो भी F1 के डायरेक्शन में ही लगाएगा, तो उसको मैं F0 लिख लेता हूं। अब आप देखेंगे कि F2 और F4 का जो रिजल्टेंट है वो भी इधर ही फोर्स लगाएगा, मैं उसे F डैश लिख लेता हूं। क्लियर है? याद रखिएगा जब ये वाला जो कंडीशन हो, यदि ये स्मॉल क्यू नहीं होता तो तीनों फोर्स, तीनों चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगता है ना वो कितना होता है, के कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर, के कैपिटल क्यू क्यू यानी कि के कैपिटल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 1/2 प्लस √2, ये फोर्स रहता है। इन तीनों की वजह से जो फोर्स लगेगा ना उसका वैल्यू ये है। आप प्रीवियस वीडियो में मैंने ये चीजें जरूर बताई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं जरूर भी, ओके। साथ ही अब ये स्मॉल क्यू का फोर्स और लगेगा, तो स्मॉल क्यू का फोर्स कितना रहेगा, तो देखो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय, अब देखो ये स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच हाफ डायगोनल है, हाफ डायगोनल मतलब L/√2, और L/√2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 और वो ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा 2KQQ अपॉन L स्क्वायर, ओके। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे बराबर पुट करना है किसके, 0 के, ओके। अब बस सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए के कैपिटल क्यू एल स्क्वायर सब रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या, Q इंटू 1/2 प्लस √2 और इक्वल्स टू 2 स्मॉल क्यू। क्लियर है? तो यहां से स्मॉल क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा कैपिटल Q/2 मल्टीप्लाइड विद 1/2 प्लस √2, ये हमारा आंसर है। यहां से यदि 2 आप एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर, अच्छा ये नेगेटिव साइन बनेगा, तो यहाँ पर आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए, आप लोग चेक कर सकते, ओके। आई होप ये समझा होगा आपने। क्लियर कर लेता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी सॉल्व कराया सेम। इससे आप सोचेंगे कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कराया तो मैंने यहाँ पे क्यों कराया, वो उसका एम यही है कि आपको थोड़ा समझ लगे कि रिपीट क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। 2 spherical conductor B and C having equal radii and carrying equal charges in them repel each other with a force F। मतलब 2 स्फीयर्स हैं, एक है B और एक है C, और उन पर चार्जेज है Q and Q, ठीक है, और उनके बीच मान लो कोई डिस्टेंस है R, और अभी इन पर फोर्स लग रहा है इनके बीच में KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोला है इसने कि इस B के साथ में, देखिए नाउ अ थर्ड spherical conductor having same radius as that of B but uncharged is brought in contact with B and then brought in contact with C and finally removed away from both, the new force of repulsion between। मतलब क्या कि एक अलग चार्ज है A, चार्ज्ड स्फीयर नहीं है बल्कि अनचार्ज्ड स्फीयर है, उस पर 0 चार्ज है, उसको पहले B के कांटेक्ट में लेकर आए, तो जैसे ही अनचार्ज को B के कांटेक्ट में लाएंगे ना तो हाफ चार्ज A ले लेगा B से, तो B पर हाफ चार्ज बचा, ठीक है, और फिर A को C के कांटेक्ट में लेकर आएंगे, तो जब अब क्योंकि A पर Q/2 चार्ज है और B पर C पर Q चार्ज है, तो ये जो A है ना इसका C का चार्ज भी चेंज कर देगा, और इस पर चार्ज कितना आएगा, 3Q/4 आएगा, क्योंकि Q प्लस Q/2 इक्वल रेडियाई है, तो चार्जेस का सम करके 2 से डिवाइड करते हैं,
तो q प्लस क्यू बाई टू डिवाइडेड बाई टू, इसको सॉल्व करेंगे 3q/4 आएगा। तो यानी कि अब b पर नया चार्ज आ गया q/2 और c पर चार्ज आ गया 3q/4, डिस्टेंस r ही है। अब हमसे पूछा नया फोर्स क्या होगा, तो देखिए एफ डैश आएगा k चार्जेज का प्रोडक्ट, तो q/2 मल्टीप्लाइड विद 3q/4, तो ये देखिए q इंटू क्यू स्क्वायर और 3 ऊपर है ही और 4 इंटू 2 8, तो ये बनेगा क्या k q स्क्वायर और 3 आगे मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 8 और r स्क्वायर, तो ये k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर तो f ही था और 3/2 और आ गया, तो f डैश आ गया 3f/8। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा क्या गिवन है, 3 charges -q1 plus q2 and -q3 are placed as shown in the figure. The x component of the force on -q1 is proportional to, देखो ये एक तो डायग्राम में थोड़ा करेक्शन है, यहां पर -q1 है और यहां पर +q2 है और हमसे ये पूछा है कि -q1 पर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो देखिए यहां पर मैं डायग्राम को दोबारा बनाऊं ना, तो ये -q1 है, ठीक है, इस पर Q2 अट्रैक्ट करेगा क्योंकि वो पॉजिटिव है, तो वो फोर्स लगाएगा मान लो F2, ये जो सेपरेशन है ये है B, तो F2 का वैल्यू क्या होगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय B स्क्वायर। ओके, ऐसे ही यहां पर -q3 चार्ज है, -q3 यहां पर -q3 चार्ज है, तो वो क्या करेगा वो, और उसका डिस्टेंस -q1 से कितना है, उसका डिस्टेंस -q1 से है a डिस्टेंस, ठीक है, वो इस -q1 को रिपेल करेगा, वो -q1 को क्या करेगा रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये मान लो F3 फोर्स लगा। क्लियर। अब यहां पर ये जो एंगल है ना वर्टिकल के साथ, ये एंगल दे रखा है थीटा, तो ऐसे यहां पर ये वाला एंगल भी क्या होगा थीटा होगा। क्लियर है कि नहीं। तो यहां पर इधर अब देखेंगे ना -q3 -q1 को रिपेल करेगा, तो इधर रिपल्सन फोर्स F3 इधर लगाएगा, ये एंगल थीटा है, F3 का कंपोनेंट इधर आएगा F3 cos थीटा और इधर आएगा F3 sin थीटा, और F3 क्या है, F3 का वैल्यू देखो ये है K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस a स्क्वायर और sin थीटा तो है ही। तो हमसे ये पूछा है x कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन x कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन -q1, तो देखो यहां पर x डायरेक्शन में एक तो F2 लग रहा है और एक F3 sin थीटा, तो यहां पर रहेगा K Q1 Q3 sin थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इक्वल्स टू fx। ठीक है, अब देखिए ये पूछा है कि किसके प्रोपोर्शनल है, तो K Q1 तो कॉमन ही है, तो K Q1 तो कॉमन ही है, तो a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यहाँ पर Q2 अपॉन बी स्क्वायर और प्लस Q3 अपॉन a स्क्वायर साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा Q2 अपॉन बी स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन a स्क्वायर, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, एक बार देख लीजिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, अब जो बचे हुए क्वेश्चंस है ना वो अभी तक के डिस्कशन में आ चुके हैं, बार बार हम वीडियो क्वेश्चंस को रिपीट करें वो भी ठीक नहीं है, तो आगे आगे के जितने भी क्वेश्चंस है ना वो आपके होमवर्क के क्वेश्चंस है, आप लोग उनका स्क्रीनशॉट लेंगे, सॉल्व करेंगे, यदि आपसे सॉल्व हो जाए तो यस मार्क करना कमेंट बॉक्स में, नहीं भी सॉल्व हो तो कमेंट बॉक्स में डालना नो, और मैं फिर उनका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आगे के जो क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है, देखिएगा ये आपका होमवर्क है, HW क्वेश्चन है फर्स्ट, HW क्वेश्चन सेकंड, ठीक है, थर्ड HW क्वेश्चन थर्ड, HW क्वेश्चन थर्ड ये है, HW क्वेश्चन 4, HW क्वेश्चन 4 और HW क्वेश्चन 5।
तो आपको ये 5 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। इनका आपको इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके देखना है। एक बार दोबारा देख लो। 1 स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। टेक ए स्क्रीनशॉट प्लीज। टेक ए स्क्रीनशॉट प्लीज। टेक ए स्क्रीनशॉट प्लीज। स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस आपके। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।